हेलो कॉमर्स स्टूडेंट क्लास 11। आज हम लोग अंडर चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंडर हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग साइकिल पीरियोडिक बेसिस पे और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट रखता है अकाउंटिंग में। ओके, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम लोग अकाउंटिंग साइकिल पढ़ते हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? एक ऑर्डर है जिसके थ्रू जो डेली टू डेली जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उस ट्रांजेक्शन को फ्रॉम बिगनिंग टू एंड तक उसको एक साइकिल के फॉर्म में वो रोटेट होता है। लास्ट में एक कम्युनिकेट कर देते हैं, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स के फाइनल स्टेज पे हम आकर के यहाँ पे फिनिश हो जाता है हमारा जो भी हमने एक अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन रन करते हुए ऐसे जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस में ये देखते हैं कि हमारा जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। सपोज करिए डे टू डे हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन उसमें से हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग मॉनेटरी फॉर्म में मेजर कर सकें। मॉनेटरी फॉर्म में हम उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हम उसका इवेल्युएशन करते हैं। अगर वो मॉनेटरी फॉर्म में उसको हम मेजर नहीं कर सकते तो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है। सेकंड स्टेप आ जाता है हमारा रिकॉर्डिंग करते हैं उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, चाहे सेल हुआ परचेज हुआ, उसको हम लोग एक जर्नल एंट्री के थ्रू जो एक स्पेसिफिक डेबिट क्रेडिट के रूल के थ्रू हम उसको एंट्री करते हैं। उसके थ्रू जो है चाहे वो कैश बुक में, फिर सेल्स बुक हो गया, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये सारे बहुत सारे ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें हम लोग इसकी एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि लेजर के फॉर्म में हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। लेजर के फॉर्म में स्पेसिफिक वे में इसको प्रिपेयर करते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन का जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन है उसको एक लेजर के फॉर्म में हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। लेजर के फॉर्म में जैसे कैश बुक का हो गया, सेल्स लेजर हो गया, परचेज का हो गए, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर हो गए, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो वो सभी ट्रांजेक्शन जो होते हैं सेम नेचर के होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई कर लेते हैं। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के बाद हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्लासिफिकेशन के बाद पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस हम किसके बेस पे बनाते हैं? लेजर के बेस पे। लेजर से हम लोग डेबिट या क्रेडिट के बैलेंस लेकर के एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस के बिहाफ पर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो स्टेप में बनाए जाते हैं। पहला तो होता है मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट पता करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको नेट प्रॉफिट पता चलता है कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वेदर फर्म अर्न प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या आते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हमको फर्म का जो है नेट पोजीशन पता चलता है कि हमारे उस डेट पे, जिस डेट पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, उस डेट पे हमारे कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है। उसके बाद इस स्टेटमेंट को बनाने के बाद हम इसको एनालाइज करते हैं और इसका कुछ इंटरप्रिटेट करते हैं कि क्या फर्म में प्रोग्रेस है और क्या इसकी ग्रोथ की रेट है, कि डिक्लाइन रेट है या फिर प्रोग्रेसिव रेट है या फिर स्टैटिक है। तो इसके बिहाफ पे हम ये सारे फाइंडिंग करते हैं। जो वेरियस मेथड हम यूज करते हैं, जैसे सपोज करिए कि अकाउंटिंग रेशियो हो गया, कैश फ्लो हो गया, फंड फ्लो हो गया, इसके थ्रू हम इसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद इसको हम लोग कहाँ पे करते हैं? कम्युनिकेट कर देते हैं। किसको? एंड यूजर। इसको एंड यूजर बोलते हैं, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। यूजर कौन कौन से होते हैं? यूजर हो सकते हैं आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, स्टॉक होल्डर हो सकते हैं, ठीक है, मैनेजर्स हो सकते हैं, हाई लेवल के जो एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है जिसको डिसीजन लेना है कि फर्दर वो क्या प्लानिंग करे ग्रोथ के लिए या फिर क्या इसमें और सुधार की आवश्यकता है, इसके थ्रू यहाँ पे कम्युनिकेट करके हमको कम्युनिकेट, यहीं पे हमारा जो भी फाइनेंशियल जो साइकिल है, ये हमारी जो साइकिल ऐसे रन कर रही है, यहाँ पे आकर के एंड हो जाती है। ये फॉर स्पेसिफिक पीरियड, जो पीरियोडिक बेसिस पे हमने बताया था कि ये पीरियोडिक बेसिस पे हर साल ये इसी फॉर्म में हमारा जो अकाउंटिंग है इस फॉर्म में ऐसे रन करता है।
ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होता है, अकाउंटिंग साइकिल कैसे होता है। उसी तरीके से उस साइकिल को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर कुछ क्वालिटी एग्जिबिट होने चाहिए जो उसको एक रिलायबल बनाते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि हमारा रिलायबिलिटी। तो पहली बात है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, फ्री फ्रॉम एरर्स होना चाहिए, उसमें कोई भी एरर्स नहीं होना चाहिए, फॉल्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो रॉन्ग डेटा नहीं होना चाहिए। ट्रांजेक्शन आर सपोर्टेड विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और दे आर वेरीफिएबल्स। इसका मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन उसमें यूज किए गए, जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं, अगर सपोज करिए ऑडिटर उसको चेक करना चाहता है तो वो उसको वेरीफाई कर सके। ऐसा ना है कि वो उसको वेरिफिकेशन के समय वो पता चले कि वो रॉन्ग डेटा है। तो ट्रांजेक्शन जो है मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल द एरर्स एंड फॉल्सिफिकेशन। फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस से मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो किसी पर्सनल ओपिनियन के बिहाफ पे नहीं होना चाहिए, जो कि अकाउंटिंग रूल के बेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ करके प्रॉफिट शो कर दिया, तो वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं हो गया। इसलिए कि अकाउंटिंग जो डेटा है वह इंफॉर्मेशन है वो रिलायबिलिटी के बेस पे होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड वन है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब है कि जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है स्टेचुरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे सेल्स की फ़िगर हो, परचेज की फ़िगर हो, बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन हो उसके जो भी रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो रिलेवेंट होना चाहिए, जो जिसके बेस पे हम कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। ठीक है, रिलेवेंट से मतलब है कि कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, अननीडेड इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होना चाहिए जो कि यूजर्स को कंफ्यूज करे। ठीक है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, डिसीजन लेने में उसको कोई प्रॉब्लम हो। थर्ड है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी से मतलब है इजी एंड नाइस प्रिपरेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रिपेयर किया है नीट एंड क्लीन होने चाहिए। इसमें जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है वो ईजिली कोई पढ़ा लिखा शख्स, कोई नॉर्मली कोई पढ़ा लिखा शख्स ईजिली उसको क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके कि बिजनेस में क्या प्रॉफिट्स है, क्या सेल्स है, क्या ग्रोथ है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स के नहीं होने चाहिए, जिससे डिसीजन लेने में या फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करने में प्रॉब्लम हो। फोर्थ पॉइंट हमारा है इन कंपेरेबिलिटी। इसमें कंपेरेबिलिटी में क्या है कि हम इसको ईजिली जो है डेटा को हम कंपेयर कर सकें। कंपेरेबिलिटी से मतलब है कि हम कंपेयर अगर दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इंट्रा फर्म कंपेरिजन कर सकते हैं और इंटर फर्म कंपेरिजन कर सकते हैं। इंट्रा फर्म से मतलब है कि अगर हम डिफरेंट अपने पीरियड से जो भी अकाउंटिंग जो हमने साल बिताए हैं बिजनेस में उसको हम पिछले साल के अगर डेटा के रिकॉर्ड से अगर कंपेयर करना चाहें तो ईजिली जो सेल्स की वैल्यू से, प्रॉफिट के वैल्यू से और अदर जो डिफरेंट जो डेटा है उसको हम ईजिली कंपेयर कर सकें। और सेकंड वन है कि इंटर फर्म कंपेरिजन, अगर सेम नेचर का कोई इंटरप्राइजेज और भी कोई कंपटीटर है तो उसके डेटा को अगर हम लेकर के अपने डेटा से कंपेयर करना चाहें, सेल्स से लेकर रिलेशन में, डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस से रिलेशन में, और भी डिफरेंट वे में हम कंपेरिजन ईजिली कर सकें। तो ये चार जो बेसिक जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होने ही चाहिए, जिससे हम ईजिली अपना वर्क कर सकें। अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ये चारों क्वालिटी एग्जिस्ट है तो वो एक रिलायबल और एक बेस्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। आई होप you all have understand this topic very well. Okay.